टॉपिक है वो है मल्टीपल स्क्लेरोसिस का। मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो है वो बेसिकली एक ऑटो इम्यून डिजीज है और इसमें जो माइलिन शीट होती है हमारी एक्सोन के अराउंड, जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है कि उसमें कंसिस्टेंट ट्रांसमिशन करनी होती है नर्व इम्पल्स की, उसकी डीमाइलिनेशन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, उसकी डीमाइलिनेशन स्टार्ट होने की वजह से उसके ऊपर एक स्कार टिश्यू बनना शुरू हो जाता है, जिसे हम स्क्लेरा भी कहते हैं, और उसी से जो है वो टर्म जो है वो ओरिजिनेट हुई है स्क्लेरोसिस की, स्कार टिश्यू से। ठीक है, और मल्टीपल एरियाज में हो सकती है, ऑप्टिक नर्व्स में हो सकती है, स्पाइनल कॉर्ड में, ब्रेन में। जब हमारी माइलिन शीट जो है वो अंडर को जाती है स्कार टिश्यू के या स्क्लेरोसिस हो जाती है, तो उसकी बेस पे जो है हम उसको उस डिजीज को हम कहते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ठीक है, उस डिस्ट्रक्शन की वजह से क्या होता है कि वो जो नर्व इम्पल्स हमारी ट्रांसमिट हो रही होती है वो कंसिस्टेंट नहीं रहती। ठीक है, उसमें इंटरप्शंस आती हैं। अगर आप देखो कोई कॉल करते हो तो आपकी जो वॉइस जा रही होती है वो भी इसी तरह जो है वो काइंड ऑफ जो है वो वेव्स की तरह जा रही होती है, और कोई मीडियम होता है वायर्स का। ठीक है, तो अगर वहां पर डिस्टॉर्शन होगी या कुछ भी होगा तो हीट की वजह से हो जाती है अक्सर खराब जो वायर्स होती हैं। तो उनके ऊपर से वो जो उन्होंने इंसुलेशन के लिए लगाया होता है वो ब्लैक कलर की या रेड कलर की, तो वो अगर डिस्टॉर्ट हो जाती है, खराब हो जाती है, तो जो नीचे उसके वो एक्चुअल वायर होती है जहाँ से ट्रांसमिट हो रही होती है वो भी जो है वो ठीक से फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाती। इसी तरह जो माइलिन शीट है अगर वो भी डिस्टॉर्ट होती है, डिसरप्ट होती है, तो जो नर्व इम्पल्स है या जो मैसेज है वो डिस्टॉर्ट होगा, वो इफेक्टिवली जो है वो नई जो है वो पहुंच सकेगा जहां पे भी वो मैसेज आना होता है। ठीक है, तो डिफरेंट तरह की जो है वो टाइप्स होती हैं इसकी सिम्टम्स की सिवियरिटी की बेस पे जो है ना हम मल्टीपल स्क्लेरोसिस को क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले उसको जो क्लास 1 है उसे हम कहते हैं रिलैप्सिंग लिमिटिंग एमएस। नेक्स्ट इज प्राइमरी प्रोग्रेसिव मल्टीपल स्क्लेरोसिस, फिर सेकेंडरी प्रोग्रेसिव स्टेज होती है, और फिर जो है प्रोग्रेसिव रिलैप्सिंग होती है। इनमें ऐसा कोई डिफरेंस नहीं होता, बस जो सिम्टम्स की सिवियरिटी है वो इंक्रीज होती जाती है, तो जो स्टेज है वो एडवांस होती जाती है। और जो हमारे पास मोस्ट कॉमन है ऑब्वियसली वो जो फर्स्ट स्टेज होती है हमारे पास रिलैप्सिंग रिमिटिंग, वही कॉमन होती है, वहीं से जो सिचुएशन है वो वर्स होती जाती है जैसे जैसे सिम्टम्स जो है वो वर्स होते जाते हैं। अल्टरनेटिंग पीरियड होता है एग्जर्वेशन का और रिमिशन का सिम्टम्स का। ठीक है, और जैसे जैसे सिम्टम वर्स होते जाते हैं कंडीशन प्रोग्रेस करती जाती है। जो अप्रोक्सीमेटली जितने भी लोग डायग्नोस होते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस से, हाफ से ज्यादा वो होते हैं जो रिलैप्सिंग लिमिटिंग के पेशेंट्स होते हैं। ठीक है, और फिर जो आफ्टर 10 इयर्स अगर आपने वो कंडीशन ट्रीट नहीं हुई तो वो सेकेंडरी की तरफ प्रोग्रेस कर जाती है। ठीक है, बस जो सिम्टम्स हैं वो वर्स होते चले जाते हैं। 2.5 मिलियन पीपल जो हैं वो वर्ल्ड वाइड जो हैं वो इससे इफेक्ट होते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली हमारे यहाँ इतनी ज्यादा प्रिवेल नहीं करती, अमेरिकन में या वाइट पीपल में ज्यादा होती है, तो उसकी हम बात नहीं करेंगे। दूसरा एक इसका ये है कि फीमेल्स में ये ज्यादा होती है देन मेल्स। ठीक है, और बिटवीन 20 to 50 ईयर्स ऑफ एज में ये ज्यादा प्रिवेल करती है। इसके अलावा वो कंट्रीज जो इक्वेटर से दूर है वहां पे ज्यादा होती हैं, वो कंट्रीज जहाँ पे सनलाइट जो है वो कम होती है। एक ये हाइपोथेसिस है इनका कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी से भी मल्टीपल स्क्लेरोसिस होती है, उसकी बात हम आगे करते हैं। और जो इक्वेटर, लेकिन अब जो कुछ स्टडीज कहती हैं कि इक्वेटर से दूर या पास होने का कोई लिंक नहीं है, अक्सर वो कंट्रीज जहाँ जो इक्वेटर से करीब है वहां पे भी जो है वो मल्टीपल स्क्लेरोसिस के जो है वो पेशेंट हैं। नेक्स्ट इज एथियोलॉजी। जो एग्जैक्ट कोज है एमएस की वो इस्टेब्लिश नहीं की जा सकी, बहुत सारी रीजंस हैं जो कोज करते हैं हमारे पास मल्टीपल स्क्लेरोसिस। सबसे पहले जो है वो हमारी जेनेटिक्स है, इन्वायरमेंटल टॉक्सिन्स हैं, फैमिली हिस्ट्री है। ठीक है, तो जो मेन चीजें हम मेनली क्लासीफाई करते हैं वो जेनेटिक्स और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं। फैमिली हिस्ट्री जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिस्क फैक्टर है फॉर मल्टीपल स्क्लेरोसिस को कॉज करने का। ठीक है, इसके अलावा जो है
अक्सर जो है वो, एक सेकंड, इन्वायरमेंट भी जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे पास कोर्स करने का मल्टीपल स्क्लेरोसिस। इनिशियली जो है वो वर्क एसोसिएटेड था कि जो हमारे पास ह्यूमन ल्यूकीमिया ल्यूक्यूमोसाइट एंटीजन होती है HLA, वो क्रोमोसोम नंबर 6 पे जो है वो प्रेजेंट होता है, और वो जो क्रोमोसोम 6 है और उसके ऊपर जो जीन्स प्रेजेंट हैं उनके अंदर अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो हाईली एसोसिएटेड है मल्टीपल स्क्लेरोसिस से। ठीक है, इसके अलावा क्यों, क्योंकि ये सारी जो जीन्स है ये हमारे इम्यून सिस्टम से जो है वो लिंक करती हैं। तो क्योंकि ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है तो उसकी वजह से जो जो जीन्स भी हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है उनके अंदर अंदर कोई ऑल्टरनेटिव आया या चेंज आया तो उसको लिंक किया जाता है कि वो मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, लेकिन स्टिल जो है वो एग्जैक्ट कॉज अननोन है। इसके अलावा कुछ और जीन्स होती हैं जो हमारे इंटरल्यूक्यून्स जो हैं उनको इनकोड करती हैं, जिनमें हमारे पास IL7R, IL2RA है। ठीक है, ये भी हमारे इम्यून सिस्टम में इन्वॉल्व होती हैं, ये भी लिंक करती हैं रिस्क फैक्टर फॉर मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ये सारे रिस्क फैक्टर्स है, ये एग्जैक्ट वो नहीं है कि आपकी डिजीज कोज करेंगे। इसके अलावा जो जियोग्राफिकल रीजन की हमने बात की, मैंने आपको पहले भी बताया इक्वेटर से दूर या इक्वेटर से पास वाला का, तो स्टडीज कहती हैं जो सनलाइट एक्सपोजर है वो डिक्रीज करता है आपके मल्टीपल स्क्लेरोसिस के रिस्क को, क्योंकि वो आपकी स्किन में जो डायरेक्ट एक्सपोजर हो रहा है वो एक तो विटामिन डी का सोर्स है, दूसरा अगर आप डाइट में भी विटामिन डी ले रहे हो तो वो आपके रिस्क ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस को डिक्रीज करता है। ठीक है, लोअर करता है। क्यों, एक तरफ से कुछ लोग जो है वो इस हाइपोथेसिस को जो है वो सपोर्ट भी करते हैं, क्यों, क्योंकि जो विटामिन डी है उसका रोल होता है हमारे इम्यून सिस्टम में, तो और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर को रिड्यूस करने में भी विटामिन डी का हेल्प होता है। तो जिसकी वजह से जो है वो इस हाइपोथेसिस को कुछ लोग जो है वो प्लॉजिबल भी करते हैं कि हाँ, अप्रिशिएट भी करते हैं कि ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट इज स्मोकिंग। स्मोकिंग जो है स्टडीज में देखा गया है कि ऑब्वियसली इन्वायरमेंटल फैक्टर है कि 70% हाई रिस्क होता है उन पेशेंट में मल्टीपल स्क्लेरोसिस का जो स्मोकिंग करते हैं, हेवीली स्मोकिंग करते हैं कंपेयर टू नॉन स्मोकर। इसका भी मैकेनिज्म क्लियर नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली जो स्मोकिंग में स्मोक में जो हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड होता है, ये इंटरफेयर करता है हमारे इम्यून सिस्टम को। और इसके ऊपर भी स्टडीज की गई है कि अगर हम एलिमिनेट कर देते हैं स्मोकिंग को तो हम 6% केसेस जो है वो यूएस में उन्होंने रिड्यूस किए थे, प्रिवेंट किए थे मल्टीपल स्क्लेरोसिस के। इसके अलावा एक हाइजीन हाइपोथेसिस होता है, उसके अकॉर्डिंग जो है कि अगर आपका किसी भी इंफेक्शन से अर्ली एक्सपोजर है, जो तो अर्ली एक्सपोजर का मतलब है कि अर्ली एज में आपका एक्सपोजर हो गया, चाइल्डहुड में ही हो गया, तो आपका जो इम्यून सिस्टम है वो कंपेयर टू उन लोगों को जिनको लेटर एज में जाके इन्फेक्शन होता है वो इम्यून लेट होते हैं। ठीक है, लेकिन जिनको अर्ली चाइल्डहुड में ही वो इन्फेक्शन हो गया है तो वो उससे इम्यून जल्दी हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह ये इम्यून सिस्टम की स्ट्रॉन्गनेस जो है वो ऑटो इम्यून डिजीजेस के रिस्क को डिक्रीज करती है। ठीक है, जिसमें हमारे पास मल्टीपल स्क्लेरोसिस भी आता है। एक वायरस है EBV के नाम से, एप्स्टेन बार वायरस, ये चिल्ड्रन में होता है ज्यादातर, तो इसलिए वो एक्सपेक्ट किया जाता है कि अगर ये अर्ली चाइल्डहुड में हो जाता है तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस के चांसेस कम हो जाते हैं क्योंकि इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। लेकिन अगर ये लेटर एज में जाके हो रहा है, 20s 40s में जाके हो रहा है, तो जो इम्यून सिस्टम है ऐसे डेवलप नहीं होता और मल्टीपल स्क्लेरोसिस के चांसेस जो है वो इंक्रीज कर देते हैं। ये भी एक रिस्क फैक्टर है, ये एग्जैक्ट कॉज नहीं है। नेक्स्ट अगर हम इसकी पैथोफिजियो की बात करें तो वो मैंने आपको बताया है कि माइलिन शीट जो है वो डीमाइलिनेटेड हो जाती है और जो रैपिड कंसिस्टेंट ट्रांसमिशन होती है, कम्युनिकेशन होती है, वो डिस्टर्ब हो जाती है। इसके अलावा जो एक्सोन होता है समटाइम्स वो भी इफेक्ट होना शुरू हो जाता है। तो अगर आपकी माइलिन शीट और एक्सोन दोनों इफेक्ट हो गए हैं तो ये बहुत ज्यादा जो है वो इफेक्ट पोज करते हैं और बहुत ज्यादा डैमेज तब पोज होता है जब आपका एक्सोन और माइलिन शीट दोनों जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाए या डिस्ट्रॉय हो जाए, और जो इंफॉर्मेशन होती है, कम्युनिकेशन होती है, वो कम्प्लीटली लॉस्ट हो जाती है।
नेक्स्ट इज साइन एंड सिम्टम्स। जो हमारे पास साइन एंड सिम्टम्स हैं उनमें हमारे पास है नमनेस, टिंगलिंग, एटेक्सिया, वीकनेस, विजुअल प्रॉब्लम्स आती हैं, ऑप्टिक न्यूराइटिस हो जाता है, डबल विजन होती है, ब्लर्ड विजन होती है, ब्लाइंडनेस हो सकती है। अगर आपकी मैसेज कम्युनिकेशन नहीं जा रही तो स्वेलिंग में डिफिकल्टी आ सकती है, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, ब्लैडर जो है वो डिसफंक्शन हो सकता है। तो जैसे जैसे सिचुएशन वर्स होती जाती है सिस्टम सिम्टम्स एडवांस होते जाते हैं। ऐसा कोई डायग्नोस्टिक टूल नहीं है इसके लिए, लेकिन मैकडोनल्ड क्राइटेरिया इस्टेब्लिश हुआ था 2001 में और रिवाइज हुआ था वो 2005 में। उसकी बेस पे जो है वो आप मल्टीपल स्क्लेरोसिस को डायग्नोज कर सकते हैं। इसके अलावा सर्टेन एमआरआई से, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड्स के टेस्ट से जो है वो एनालिसिस से हम जो है वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं। नेक्स्ट इज इसकी जो मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी है या इसकी एमएनटी है, उसके अकॉर्डिंग जो है सर्टेन इम्प्लीकेशंस होती हैं न्यूमरस, जो कि हमारी न्यूट्रिशनल रिलेटेड होती है, जिनमें हमारे पास जैसे जैसे प्रोग्रेशन होती है डिजीज में, तो उसमें हमारे पास सिम्टम्स की वजह से, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन की वजह से, डिस्फेजिया की वजह से सर्टेन इम्प्लीकेशंस हम अप्लाई करते हैं। इसके अलावा अगर मेडिकेशन के साइड इफेक्ट की वजह से नोजिया है, वोमिटिंग है, ड्राई माउथ है, तो हमें उसके अकॉर्डिंग भी जो है वो अप्लाई करनी होती है इम्प्लीकेशंस। इसके अलावा जो है वो ब्लैडर के और इम्पेयर्ड होने की वजह से अक्सर लोग जो हैं वो पर्पसली जो है वो फ्लूइड रिस्ट्रिक्शंस करते हैं, तो उसके ऊपर भी आपने देखना होता है। इसके अलावा मॉडिफिकेशन जरूरी होती है मील प्रिपरेशन में, क्योंकि उनके पास टू वीकनेस है, डिस्फेजिया है वो, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपने फूड प्रिपेयर करना होता है। फिजिकल इनएक्टिविटी होती है जिसकी वजह से वेट गेन ज्यादा होना शुरू हो जाता है। अच्छा जी, न्यूट्रिशन इंटरवेंशन में आप क्या करते हैं? सप्लीमेंटेशन देते हैं आप उनको, ओमेगा 3 फैटी एसिड को या सैचुरेटेड फैटी एसिड आपको रिड्यूस करने होते हैं। 1950s में मल्टीपल स्क्लेरोसिस के लिए एक डाइट डिजाइन की गई थी जिसको कहते हैं स्वैंग डाइट, SWANK, स्वैंग डाइट। स्वैंग डाइट का पर्पज ये था कि आपने फैट जो है वो लिमिट करनी होती है। इसके अलावा आपने नो लीन प्रोडक्ट देने होते हैं, मीट के, नॉन डेयरी फैट देनी होती है आपने, फ्रूट्स वेजिटेबल इंक्रीज करने होते हैं डाइट में। आपकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती फ्रूट एंड वेजिटेबल इंटेक की, आप जो है दिन में मल्टीपल सर्विंग्स फ्रूट एंड वेजिटेबल के इंटेक कर सकते हैं। और आपका जो सैचुरेटेड फैटी एसिड है वो 15 ग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए, आपका अनसैचुरेटेड फैटी एसिड 20 ग्राम से कम नहीं होना चाहिए, और आपका टोटल फैट जो है वो 50 ग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। समझ आ रही है? जी मैम। ये बाकी सो रहे हैं? पता नहीं मैम आ रही है समझ? अच्छा, अब जब उन्होंने ये स्टडी की थी तो जब उन्होंने उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड दिए थे तो ऐसा कोई लिंक क्लियर बेनिफिट नहीं मिला था, लेकिन क्योंकि ओमेगा 3 फैटी एसिड का रोल होता है एंटी इंफ्लेमेटरी कंपाउंड की सिंथेसिस में, जैसे प्रोजेस्टेरोन है, इंटरल्यूकिन्स है, थ्रोम्बोक्सिन्स हैं, तो इस तरह से भी इफेक्टिव है ओमेगा 3। तो अगर आपको एज सच डाइट से इफेक्ट नहीं आया तो ओमेगा 3 का, लेकिन जो है वो अल्टीमेट बेनिफिट उसका इस तरफ से तो है, तो आप रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। आप ओमेगा 3 फैटी एसिड अगर लेंगे तो वो बेनिफिशियल ही है। ठीक है, उसके बाद जो है सप्लीमेंटेशन करनी होती है आपने बीटा कैरोटीन की, विटामिन सी की, ई की, सेलेनियम की, ये सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। ऑब्वियसली आपने जो ऑक्सीडेटिव डैमेज है बॉडी में उसको रिड्यूस करना होता है। लॉन्ग टाइम स्टीरॉइड्स यूज कर रहे होते हैं आप इसके ट्रीटमेंट में, तो जिसके लिए फिर विटामिन डी और आपको कैल्शियम लेना होता है क्योंकि उसका लॉस होना शुरू हो जाता है ड्यू टू स्टीरॉइड्स। उसके बाद ओवरवेट ओबेसिटी होती है डिक्रीज एक्टिविटी की वजह से और ऑब्वियसली मेडिकेशन की वजह से। तो आपने अगर ओवरवेट और ओबीस है इंडिविजुअल तो आपको उसको ट्रीट करना होता है। नेक्स्ट इज अंडरवेट है, मेल नरिश्ड है, तो आपने ड्रग न्यूट्रिएंट इंटरेक्शन देखनी होती है और उसका वेट लॉस जो है वो प्रिवेंट करना होता है। ठीक है, समझ आइए? जी मैम समझ आइए। अच्छा, किसी का कोई क्वेश्चन? नो मैम।
अच्छा, जो ऐसे पेशेंट्स होते हैं, इसके अलावा जो हम ऑब्वियसली डिस्फेजिया की बात कर रहे हैं, और तो आपको डाइट डिजाइन करनी होती है, उसके अंदर आपको ये देखना होता है कि जो आप डाइट डिजाइन कर रहे हो या जो डाइट प्रोवाइड कर रहे हो, डाइट में मॉडिफिकेशन कर रहे हो, वो कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए कि उनको जो है उसको इनटेक करने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है उसके अंदर जो है वो एस्पिरेशन निमोनिया के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो आपने जो है वो, क्योंकि इन लोगों में, इन पेशेंट्स में वीकनेस बहुत ज्यादा होती है, तो उस वीकनेस की वजह से वो चीजों को लिफ्ट करना या उनको स्वेलो करना, वो मसल्स इतने टायर हुए होते हैं कि जो है उनको वर्क करना डिफिकल्ट लग रहा होता है। तो आपको फिर इस तरह की ट्रीटमेंट प्लान करनी होती है कि उनको जो है वो एक्स्ट्रा एफर्ट ना करनी पड़े, या आप उनको साथ जो है वो केयर गिवर देते हो या अटेंडेंट देते हो कि वो जो है वो उसको कंज्यूम कर सके। उसके अलावा जो है वो आपके विटामिन डी के सप्लीमेंट भी मैंने आपको बता दिए हैं। तो अब जो न्यूरोलॉजिकल ब्लैडर जो है वो कॉमन होता है उनका, ठीक है। तो यूरिनरी इनकंटिनेंस हो रही होती है, अर्जेंसी फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही होती है। तो आपको इसको मिनिमाइज करने के लिए आप जो फ्लूइड है उसको इवनली थ्रू आउट द वेकिंग आवर्स जो है उनको देते हो, और लिमिट करते हो कि बिफोर बेड, क्योंकि ऑब्वियसली फिर उनकी जो नींद है वो डिस्टर्ब होती है। ये तो नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए भी है कि रात को कम पानी पीना चाहिए, क्योंकि उतनी ज्यादा फिर जो है वो आपकी नींद जो है वो पूरी नहीं होती। ठीक है, तो कुछ पेशेंट जो हैं वो लिमिट कर देते हैं फ्लूइड इसी वजह से कि उनको जो है वो इनकंटिनेंस हो रही होती है और बार बार जो है वो उनको यूरिन आ रहा होता है, तो उसको वो कम करने के लिए फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन, तो उसकी वजह से क्या होता है, यूटीआई के चांसेस इंक्रीज कर जाते हैं। तो इसीलिए जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस है उन पेशेंट में जो है वो यूटीआई के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो फिर उनको जो है वो आप क्रैनबेरी जूस जो है वो रेकमेंड करते हैं फॉर सेल्फ ट्रीटमेंट, कि वो यूटीआई को जो है वो प्रिवेंट कर सके। इसके अलावा जो हमारे पास कॉन्स्टिपेशन होती है या डायरिया होता है, ये दोनों एग्जिस्ट कर सकती हैं। ठीक है, और फीकल इन्फेक्शन जो है वो इंक्रीज कर जाती है मल्टीपल स्क्लेरोसिस में। तो हाई फाइबर डाइट विद एडिशनल प्रून्स जो हैं वो आपकी कॉन्स्टिपेशन रिलीज करने में हेल्प करते हैं, उनमें फाइबर होता है, ताकि आपको एडिक्वेट फाइबर देना होता है और साथ में आपको वाटर देना होता है, ताकि वो जो कॉन्स्टिपेशन है, इन केस अगर कॉन्स्टिपेशन है तो उसको प्रिवेंट किया जा सके। तो फिर आपने इन दो चीजों को साथ, ब्लैडर इनकंटिनेंस को और कॉन्स्टिपेशन को साथ लेके चलना होता है कि आपको इवनली जो वाटर की फ्रीक्वेंसी है वो मेंटेन करनी होती है, ताकि जो एक्सेस वाटर वो अगर ले भी रहे हैं तो वो वेकिंग आवर्स में लें, वो बेड टाइम पे ना लें। ठीक है, जब वो वर्किंग टाइम है और वो थोड़े टायर्ड नहीं है, और उस टाइम जो है वो फिर आप उनको वाटर जो है वो दें। और अगर इनकेस उनको डायरिया है तो ऑब्वियसली फिर आपको डायरिया ट्रीट करना पड़ता है, उसमें आप ब्रेड डाइट रेकमेंड कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन? ब्रेड डाइट क्या होती है? मैम इसके अंदर बनाना आ जाता है, राइस आ जाती है, एप्पल प्यूरी और टोस्ट। आपका में से किसी का कोई क्वेश्चन? नो मैम। नो मैम।